अजीज दोस्तों नमस्कार। अजीज दोस्तों, बेनज़ीर भुट्टो आज से 18 साल पहले कराची रावलपिंडी में कत्ल कर दी जाती हैं। उसके हवाले से मैं काफ़ी चीज़ें आपके सामने रखूँगा, क्योंकि जरदारी साहब ने अभी लाड़काना में एक स्पीच करते हुए इसके बारे में बताया है। इसने बेनज़ीर भुट्टो का तो 10 सेकंड भी जिक्र नहीं किया। पूरी की पूरी स्पीच फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की बहादुरी और मतलब जूते चमकाने का काम शहबाज शरीफ को पीछे छोड़ दिए। मेरा MS इधर ही है। इसने आके मुझे कहा कि सर वो जंग शुरू हो गई है। ये वैसे तो मैंने उसको 4 दिन पहले बोला था कि जंग होने वाली है, मगर उसने मुझे आके कहा कि सर वो बंकर में चले। मैंने कहा शहादत आनी है तो यहाँ ही आएगी, बंकरों में नहीं मरते लीडर, मैदान में मरते हैं, यहाँ नहीं मरते बंकरों में बैठ के। तो ये सोचें कि हम सब तैयार हैं। मतलब पाकिस्तान में इस वक्त कंपटीशन है कि ज्यादा अच्छे चाट के जूते कौन चमका सकता है। वो है जरदारी, शहबाज शरीफ, मरियम नवाज, बिलावल भुट्टो। फ्यूचर प्राइम मिनिस्टरशिप के लिए नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ चक्कर में हैं कि मरियम को आगे किया जाए, और ये हर चीज़ बेचने को तैयार है जरदारी बिलावल को प्राइम मिनिस्टर बनाने के लिए, क्योंकि अब इसकी प्रेसिडेंसी खतरे में पड़ी हुई है। क्योंकि ये हिस्ट्री रही है कि फील्ड मार्शल प्रेसिडेंट बनता है। आपके इजिप्ट में भी फील्ड मार्शल प्रेसिडेंट बनाए, पाकिस्तान में भी जो पहला फील्ड मार्शल था वो भी प्रेसिडेंट बनाए, और प्रेसिडेंट बनना लाजमी है। इसके लिए आज बनता है कि कल तो प्रेसिडेंट तो ये है जरदारी। तो डील ये चल रही है कि तुम मेरे बेटे को प्राइम मिनिस्टर बना दो, मैं तुम्हें प्रेसिडेंट कर देता हूँ। लेकिन इन सब चीज़ों पे जाने से पहले मैं ज़रा आपके सामने ये एक 2 मिनट की वीडियो हबीब जान बलोच की रखना चाह रहा हूँ। हबीब जान, आप रहमान बलोच, जिन्हें रहमान डकैत भी कहा जाता है, उन्हें भाई कहते थे, उनके दोस्त थे, उनके ऊपर इंडिया ने एक फिल्म बनाई है। आपने देखी है वो मूवी? यस, मैंने 2 बार देखी है। अच्छा, बहुत अच्छी मूवी है। तो उसमें जो कैरेक्टर उन्होंने पेश किया है रहमान डकैत का, उस पर आप क्या कहेंगे? सर, कैरेक्टर पे तो हम बात ही नहीं करेंगे, वो फिल्म में यही होता है। हाँ। 1-2 और अच्छे गाने होते तो ज्यादा मजा आता। हाँ। और मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान ने तो उसे खराज अकीदत पेश नहीं किया, इंडिया के बॉलीवुड ने कर दिया। थैंक यू बॉलीवुड। लेकिन उसको तो उन्होंने विलन बनाया, फिर भी जो विलन है वो मशहूर हो गया। सर, वो था हीरो। हाँ। नेक आदमी था। आप कह रहे रहमान डकैत नेक आदमी था? बहुत नेक था। कैसे? उसका पाकिस्तान पे एहसान है। यकीन करें, अगर रहमान ना होता और उज़ैर बलोच उसका तसलसल ना होता तो आज पाकिस्तान का माशी अब कराची बांग्लादेश 2 होता, जिनापुर होता। कैसे? इसलिए कि अल्ताफ हुसैन के घर अमेरिकन ब्रिटिश एम्बेसडर जाया करते थे, और आपकी हुकूमत खामोश थी कि एम्बेसडर वहाँ जाके क्या करते। उन्होंने कहा था कि कराची पे हमारा कंट्रोल है। रोस्केम इंग्लैंड का है, ROSSKEMP। वो कराची आया था देखने के लिए। नेटो की पूरी सप्लाई कराची तो की जाती थी। कैसे रोका इसको? सर, कराची गैंग को लियारी गैंग ने रोका, पीपल्स अमन कमेटी ने रोका। आप हकीम सईद का मर्डर भूल गए? तो 200 पुलिस मारा क्यों गया? सर, वो मारा इसलिए गया कि जिस दिन उसकी शहादत हुई है, मुख्तदर कुव्वतों ने पकड़ा और असलम को दिया कि तू अपना दाग मिटा ले। लेकिन उस दिन कराची में ना वजीर आला था, वो सऊदीया गए हुए थे, और वजीर दाखिला इटली में था। तो आप कहते हैं कि असलम चौधरी हीरो नहीं है, बल्कि रहमान ही हीरो था। असलम चौधरी हीरो होते। जो 200 जो पुलिस वाले मारे गए, उनका बदला आपने कहाँ लिया? असलम चौधरी ने तो मेरी इत्तला के मुताबिक काबा में जाकर रऊफ सिद्दीकी जो मुशीर दाखिला था MKM का, उसके हाथ पे बैत की और कहा कि अल्ताफ को यकीन दिलाओ कि रहमान मैं ले आऊँगा, और मैं अल्ताफ का वफादार हूँ, रियासत का वफादार नहीं हूँ। और चौधरी असलम के साथ ज्यादती हुई। जब वो कराची ऑपरेशन में शामिल था, 200 पुलिस वाले भी शामिल थे, रियासत ने जिम्मेदारी नहीं ली। MKM के लोगों ने चुन चुन कर पुलिस वालों को मारा जो कराची ऑपरेशन में शामिल थे। एक सिर्फ चौधरी असलम महफूज रहा या राव अनवर महफूज रहा। तो सर, अब रहमान जैसा कैरेक्टर
मैं जैसे कहता हूँ बांग्लादेश में होता तो कराची। पीपल्स पार्टी तो कहती है हमारे खिलाफ ही मूवी बनाई गई है और हम सर वो इसका जवाब पीपल्स पार्टी तो सर देखिए मूवी जेम्स बॉन्ड की मूवियाँ बनी दुश्मनों को डराने के लिए, अमेरिका ने मूवियाँ बनाई स्टार वॉर रशिया को डराने के लिए, बायोनिक वुमेन, बायोनिक दें। मैन। आप कहेंगे कि पाकिस्तान रहमान बलोच पे मूवी बनाए पाकिस्तान में? सर मूवी बनाए लेकिन हुकूमत ना बनाए सिंध गवर्नमेंट, वो 2 अरब का बजट रख के 2.5 अरब खुद खा जाएगी। ये हबीब जान बलोच रहमान डकैत उज़ैर डकैत का बंदा है, कराची लंदन में रहता है और मेरी कई मुलाकातें हो चुकी हैं और खानानियन कालिया के भी बहुत करीब था जो कि नकली नोट वाला वो था। और तो इसने अभी जो बताया है कि रहमान डकैत हीरो है, फलान है, ढुमकान है, लेकिन एक चीज़ तो इसने मानी कि हाँ इंडिया वालों ने एक अच्छी फिल्म बनाई है, लेकिन रहमान डकैत को विलन ने हीरो बना रहे। तो हीरो नहीं है, मैं इसके बारे में डिटेल में बता चुका हूँ कि जो अपने मुखालिफों को गर्दन काट के फुटबॉल खेले उनके सरों के साथ, वो हीरो कैसे हो सकता है। 12 अजीज दोस्तों, पीपल्स पार्टी कैश करा रही है बेनजीर भुट्टो के कत्ल को। बेनजीर भुट्टो कत्ल होती है 27 दिसंबर 2007। मेरे फादर का देहांत होता है 25 दिसंबर 2007। तो स्वयं था, तीजा था, हमारे घर में सब मेहमान आए हुए थे, सब थे। उसमें पता चला कि सारा ट्रांसपोर्ट खत्म, सब चीजें खत्म। अजीज दोस्तों, एक कयामत की रात थी वो कराची वालों पे। हजारों दुकानें लूटी गईं, बैंक लूटे गए, गाड़ियां जलाई गईं। इतना बड़ा जो ऑर्गेनाइज्ड होता है ना क्रिमिनल एक्टिविटीज, उसके पीछे प्लानिंग होती है, जबकि बेनजीर भुट्टो का तो कत्ल प्लानिंग में नहीं था। तो इसका मतलब जिन्होंने कत्ल कराया वही पीछे थे। अब किसने कत्ल कराया? दुनिया में कहीं भी कत्ल होता है तो सबसे पहला शक जाता है उसके ऊपर जिसको फायदा हुआ हो। किसको फायदा हुआ है? एक परमानेंट हेडेक थी बेनजीर भुट्टो आईएसआई के लिए, क्योंकि वो उनके खाते में नहीं आती थी। हालांकि बेनजीर भुट्टो ने कई जगह पे आईएसआई के साथ कंसेशन कर ली थी, डील कर ली थी। जब भुट्टो को फांसी दी गई 79 में, तो ये और उसकी माँ कैद थी, लेकिन फिर इसने जेल से निकली जब, तो बाहर गई, लंदन वंदन ये वो, और फिर 1986 में ये वापस आई। हाँ 86 में लाहौर उतरी और पूरा पंजाब इसके इस्तकबाल के लिए खड़ा था। पब्लिक लीडर तो थी, जाहिर है भुट्टो की बेटी थी, फिर बोलना आता था, बिलावल की तरह नहीं थी ढकोसला। तो 88 में जब जियाउल हक ने अपनी ही बनाई हुई जुनेजो सरकार जो थी वो ख़त्म की और नए इलेक्शन का ऐलान किया, तो इलेक्शन की तारीख इसने वो दी जिस महीने में बेनजीर भुट्टो के यहाँ डिलीवरी थी। क्योंकि 87 में बेनजीर भुट्टो ने शादी की थी, वही लियारी में आपने धुरंधर फिल्म में देखा होगा, ककरी ग्राउंड, जहाँ पे रहमान डकैत पब्लिक जलसे में आता है, अस्सलाम वालेकुम लियारी कहता है, वो ककरी ग्राउंड में जब बेनजीर भुट्टो की शादी का प्रोग्राम रखा गया था। और हमारा घर ककरी ग्राउंड के बिल्कुल सामने 4th फ्लोर पे बिल्डिंग में हम रहते थे। सुनील दत्त साहब भी आए थे और हम लोग ककरी ग्राउंड के, मतलब पूरे रोड पे रश था। ककरी ग्राउंड में तो घुसना मुश्किल ही था। तो हम लोग, फुटपाथ रोड होती है ना, तो 2 साइड की रोड थी, बीच में फुटपाथ टाइप की पतली सी बनी हुई थी, तो हम उस पर खड़े होकर देखने की कोशिश कर रहे थे। तो हमारे सामने काली हाफ शेरवानी पहन के सुनील दत्त साहब भी गुजरे थे। तो जियाउल हक को खबर ये मिली थी कि नवंबर में बेनजीर भुट्टो के यहाँ डिलीवरी है। वो बेनजीर भुट्टो ने डिसइंफॉर्मेशन दी थी, उसको पता था, सियाणी बहुत थी वो। तो सितंबर में डिलीवरी हो गई और इलेक्शन नवंबर में थे।
और अगस्त में जियाउल हक फारिग हो गया, प्लेन में उड़ा दिया गया। तो इलेक्शन हुए नवंबर में, पीपल्स पार्टी ने 93 सीट्स जीती। मेरा ख्याल है 220 का हाउस था, तो 93 सीटें जीती। पीपल्स पार्टी को चाहिए थी 110, तो 2-4 और इत्तेहादी मिल गए गठबंधन के लिए। मैन किंग मेकर था अल्ताफ हुसैन, क्योंकि एमकेएम ने 13 सीटें जीती थी, पूरा कराची हैदराबाद स्वीप किया था। खाली लियारी, कराची के लियारी से पीपल्स पार्टी जीती थी। तो बेनज़ीर भुट्टो और नवाज शरीफ खुद चल के एमकेएम के हेड ऑफिस आए थे अल्ताफ हुसैन से मदद लेने के लिए, और एक एग्रीमेंट हुआ था अल्ताफ हुसैन और बेनज़ीर भुट्टो के दरमियान, और उस एग्रीमेंट के तहत अल्ताफ हुसैन की एमकेएम ने बेनज़ीर भुट्टो को सपोर्ट किया था। लेकिन आईएसआई बेनज़ीर भुट्टो को सिक्योरिटी थ्रेट देती थी, तो आईएसआई ने कुछ शर्तें रखी थी कि इन कंडीशंस पे बीबी आपको गवर्नमेंट मिलेगी। और बीबी शायद थक गई थी, क्योंकि एक लंबी स्ट्रगल होती है ना, तो आपकी पार्टी के गरीब लोग, आम वर्कर थक जाते हैं, तो यू नीड ए ब्रीथिंग स्पेस, थोड़ा रिलीफ टाइम चाहिए होता है। तो उसने कंडीशंस एक्सेप्ट कर ली थी। उसमें सबसे बड़ी कंडीशन ये थी कि साहबजादा याकूब विल बी फॉरेन मिनिस्टर। साहबजादा याकूब जियाउल हक का फॉरेन मिनिस्टर था, उसी को कंटिन्यूएशन आईएसआई ने कराया था, और बीबी ने ये एक्सेप्ट कर लिया था। साहबजादा याकूब के बारे में भी बता दूं कि ये भारत के रामपुर के नवाबजादे थे, 2 भाई। दोनों ब्रिटिश इंडिया आर्मी में थे। जब डिवीजन होता है, बंटवारा होता है, पार्टीशन होता है इंडिया का, तो साहबजादा याकूब पाकिस्तान के हिस्से में आए और उनके भाई इंडिया में रहे। और 65 की जंग में दोनों भाई आमने सामने लड़े हैं। साहबजादा याकूब पाकिस्तान की फौज की तरफ से था, इनका भाई ये रामपुर के नवाबजादे थे। और फिर साहबजादा याकूब 71 की जंग में ढाका में भी पोस्टेड थे, और उनका जिक्र कई बार हमूदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट में भी आया है। साहबजादा याकूब रिटायरमेंट के बाद जियाउल हक के फॉरेन मिनिस्टर रहे लंबा अरसा, और फिर उन्हीं को कंटिन्यू करवाया बेनज़ीर भुट्टो से कि ये रहेंगे। इसके अलावा बेनज़ीर भुट्टो वॉज नॉट अलाउड टू टच पाकिस्तान फॉरेन पॉलिसी ऑन इंडिया, न्यूक्लियर पॉलिसी, आर्मी बजट। ये सब चीज़ें बाद में बेनज़ीर भुट्टो ने कई इंटरव्यूज में बताया कि हाँ ये सब मुझे अलाउड नहीं था, लेकिन उसने इन सारी कंडीशंस के बावजूद एक्सेप्ट किया। और उस इलेक्शन में बेनज़ीर भुट्टो के मुकाबले पे इस्लामी जमहूरी इत्तेहाद ने इलेक्शन लड़ा था, जिसको शायद 56 सीटें मिली थी। उसके चीफ नवाज शरीफ थे, लेकिन पंजाब में नवाज शरीफ जीत गया था, तो चीफ मिनिस्टर नवाज शरीफ बना था। और एक टसल चली थी प्राइम मिनिस्टर बेनज़ीर भुट्टो और चीफ मिनिस्टर पंजाब नवाज शरीफ की। और आईएसआई पूरी कोशिश कर रही थी कि किसी तरह बेनज़ीर भुट्टो की गवर्नमेंट टॉपल की जाए। 20 महीने के बाद इमरान फारूक, डॉक्टर इमरान फारूक, जिनका बड़ा चर्चा है आजकल उनकी बेगम की लाश को लेके, डॉक्टर इमरान फारूक एमकेएम के पार्लिमानी लीडर थे। 13 सीटें जो एमकेएम की नेशनल असेंबली थी उसके लीडर थे ये। तो उन्होंने पार्लियामेंट में स्पीच की कि गज़ब किया तेरे वादे पे एतबार किया, और 20 महीने हमने इंतज़ार किया एग्रीमेंट पूरा होने का। वो एग्रीमेंट इम्प्लीमेंट नहीं हुआ था जो एमकेएम की डिमांड्स थी, तो एमकेएम ने गवर्नमेंट छोड़ दी। नो कॉन्फिडेंस मूव आई। और मुझे याद है कि मैं उस वक्त दुबई में रहता था, 89 की बात है। और दुबई में, आज दुबई में रहने वालों को पता नहीं वो लियारी होटल है कि नहीं, लेकिन दुबई की लियारी होटल जो थी ना डेरा दुबई में, वो मशहूर थी। वो पीपल्स पार्टी के बलोचों की थी। और उसकी जो बिरयानी थी ना, वो लाइन लग के हम लेते थे। तो जुम्मे की नमाज थी, जुम्मे की नमाज के बाद वो खुलता था और ऑलरेडी रश दबा के था। तो मैं लियारी
होटल पे बिरयानी लेने गया तो पता चला कि बेनज़ीर भुट्टो के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मूव फेल हो गई। उसने किसी न किसी तौर पे अपना नो कॉन्फिडेंस मूव जीत ली थी, कॉन्फिडेंस का वोट ले लिया था। तो वहाँ जश्न मना रहे थे उस दिन, मुझे याद पड़ता नहीं, श्योर नहीं हूँ कि उसने फ्री में बिरयानी बांटी थी लियारी होटल वाले ने। तो लेकिन बहरहाल 90 में फिर बेनज़ीर भुट्टो की सरकार ख़त्म कर दी गई। उस वक्त जो आर्मी के प्रेसिडेंट थे गुलाम इसाक खान, अच्छा ज़ियाउल हक मरा था तो प्रेसिडेंट भी केयर टेकर था, तो बेनज़ीर भुट्टो से ये भी एक्सेप्ट कराया था कि जो प्रेसिडेंट केयर टेकर है ना, चेयरमैन सेनेट गुलाम इसाक खान, जो पहले ज़ियाउल हक के फाइनेंस मिनिस्टर रहे थे, बाद में उनको सेनेट में ला के चेयरमैन सेनेट बनाया था, तो वो केयर टेकर प्रेसिडेंट को तुम प्रेसिडेंट इलेक्ट कराओगी, ये सब शर्तें मानी थी। उसी गुलाम इसाक खान ने बेनज़ीर भुट्टो की सरकार ख़त्म की और नए इलेक्शन कराए। इस्लामी जमहूरी इत्तेहाद का चीफ बनाया गुलाम मुस्तफ़ा जतोई को। गुलाम मुस्तफ़ा जतोई जुल्फ़िकार अली भुट्टो का चीफ मिनिस्टर सिंध था। जब भुट्टो को फांसी दी गई तो जैसे आज एमक्यूएम वाले सारे आर्मी की गोद में बैठे हैं, उस वक्त पीपल्स पार्टी वाले सारे भाग गए थे। भुट्टो का अपना कजन मुमताज भुट्टो जो जतोई के बाद चीफ मिनिस्टर बना था सिंध का, उसने शादी की जिस दिन भुट्टो की फांसी थी, उसके आगे पीछे शादी की थी, दूसरी शादी, जागीरदार, वन ऑफ द बिगेस्ट जागीरदार ऑफ सिंध। तो गुलाम मुस्तफ़ा जतोई इस्लामी जमहूरी इत्तेहाद का था, उसको केयरटेकर प्राइम मिनिस्टर बनाया गया और ही वॉज कैंडिडेट ऑफ प्राइम मिनिस्टर आफ्टर इलेक्शन ऑल्सो। लेकिन इलेक्शन के बाद नवाज शरीफ ने उसको निकाल दिया और खुद प्राइम मिनिस्टर बन गया। बेनज़ीर भुट्टो अपोजिशन में आ गई। फिर ये बारियां चलती रही इनकी। 93 में वापस बेनज़ीर भुट्टो आई तो इस शर्त पे आई कि उसका होम मिनिस्टर नसीरुल्लाह बाबर होगा। नसीरुल्लाह बाबर वो ब्रिगेडियर है, जुल्फ़िकार अली भुट्टो के ज़माने का ब्रिगेडियर, जिसको जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने ये ड्यूटी दी थी कि जो अफ़गान स्टूडेंट यहाँ पे इस्लामाबाद और कराची की यूनिवर्सिटियों में पढ़ने आए हैं, उनको अफ़गानिस्तान में सिविलियन गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ इंसर्जेंसी के लिए हायर करो। मौलाना कौसर नियाजी जुल्फ़िकार अली भुट्टो के मिनिस्टर थे, उन्होंने अपनी किताब और लाइन कट गई में ये सब डिटेल लिखी थी। शुरू से ISI का ब्लू आइट बॉय ब्रिगेडियर नसीरुल्लाह बाबर, जो कि बाद में जनरल बना, और बेनज़ीर भुट्टो के ज़माने में रिटायर हो गया था तो इसको होम मिनिस्टर बनाया। उसके होम मिनिस्टर के पीरियड में कराची और बलूचिस्तान में देमार 4.5 ऑपरेशन किए गए, हज़ारों लोग मार दिए गए। वो बेनज़ीर भुट्टो को अगेन शर्तें मानी गई तो वो प्राइम मिनिस्टर बनी। इसके बाद फिर 96 में इसकी गवर्नमेंट खत्म की गई। आप अंदाजा लगाएं कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो के 4 औलादें, जिसमें सबसे छोटी सनम भुट्टो लंदन में रहती है, शुरू से ही शादी हो गई थी, लंदन में रहती थी, नॉन पॉलिटिकल थी। बाकी 3 बच्चे, मीर मुर्तज़ा भुट्टो जिसका नाम जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने अपने दादा के नाम पे रखा, शाहनवाज भुट्टो जिसका नाम जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने अपने बाप शाहनवाज के नाम पे रखा, और बेनज़ीर भुट्टो, बेनज़ीर जुल्फ़िकार अली भुट्टो की बहन का नाम था जो 10-12 साल की उम्र में मर गई थी, तो उसके नाम पे रखा। ये बाकी जो 3 बच्चे थे, तीनों कत्ल हुए। पहले शाहनवाज भुट्टो को पेरिस में मारा गया, और इसके कमरे से लाश मिली इसको, जब ज़ियाउल हक का ज़माना था और ये दोनों भाई भाग गए थे, बेनज़ीर भुट्टो और उसकी मां नुसरत भुट्टो पकड़े गए थे। फिर मुर्तज़ा भुट्टो, बेनज़ीर भुट्टो जब पहली बार प्राइम मिनिस्टर बनी तो उसने अपनी बहन से कहा कि अब मैं वापस आना चाह रहा हूँ, तो उसने कहा नहीं भाई अभी तुम नहीं आओ, अभी हमारी कच्ची पक्की हुकूमत है, थोड़ा सब्र कर लो। फिर इसकी हुकूमत ख़त्म हुई और फिर 93 में ये जब प्राइम मिनिस्टर बन रही थी ना, मतलब इलेक्शन हो रहे थे, तो इसके भाई ने कहा अब तो मैं आऊँगा, तो इसने मना किया, तो वो जिद करके आया और उसने अपनी पीपल्स पार्टी बनाई, पीपल्स पार्टी शहीद भुट्टो ग्रुप, और उससे इलेक्शन लड़ा। तो इलेक्शन में खाली वो एक ही सीट जीत सका, सिंध असेंबली की। 1996 में जब नसीरुल्लाह बाबर होम मिनिस्टर था, बेनज़ीर भुट्टो प्राइम मिनिस्टर थी,
तो मुर्तज़ा भुट्टो को उसके घर के सामने 70 क्लिफ्टन जो जुल्फ़िकार अली भुट्टो का घर था, वहाँ मुर्तज़ा भुट्टो रह रहा था, उसके घर के सामने पुलिस ने गोलियां मार के मार दिया। शी वॉज प्राइम मिनिस्टर। फिर तस्वीर बहाने आने लगी। जुल्फ़िकार अली भुट्टो की अरबों रुपए की जायदाद, मेरे फादर बताते थे हाउ ट्रू इट इज और नॉट, के जुल्फ़िकार अली भुट्टो की सिंध में इतनी जमीन है कि उसमें 12 रेलवे स्टेशन आते हैं, इतनी बड़ी जमीन है। किसके हाथ में आज? उसका वारली वारिस तो जुल्फ़िकार अली भुट्टो का एक ही बच्चा है, बिलावल भुट्टो। मुर्तज़ा भुट्टो के भी 2 बच्चे हैं, एक का नाम जुल्फ़िकार अली भुट्टो है, एक का नाम फातिमा भुट्टो है। फातिमा भुट्टो को बलोचों का दर्द नहीं, सिंधियों का दर्द नहीं, वो रोज गज्जा पे लगी हुई है। और बिलावल भुट्टो जूनियर जो है मुर्तज़ा भुट्टो का बेटा, वो पहले लंदन में सड़कों पे फोक डांस और ये सब करता था, अब शायद वापस पाकिस्तान में रहता है। किसने टेक ओवर की जुल्फ़िकार अली भुट्टो की टोटल एसेट्स, प्रॉपर्टी, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, पॉलिटिकल डायनास्टी? किसने टेक ओवर की? जरदारी ने। बेनज़ीर भुट्टो के मरने का, मुर्तज़ा भुट्टो के मरने का फायदा किसको हुआ? अब घड़ी खुदा बख्श लाड़काना में ये स्पीच कर रहा था बेनज़ीर भुट्टो की बरसी के ऊपर। टोटल फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और इंडिया को धमकियां। पाकिस्तान में आपने ISI और आर्मी चीफ की गुड बुक्स में रहना है तो सबसे ज्यादा आप इंडिया के खिलाफ गंदी जबान इस्तेमाल करो, मोदी को गालियां दो, इंडिया को गालियां दो और अपने फील्ड मार्शल की तारीफें करो। शहबाज शरीफ भी यही करता है, ये भी यही कर रहा है। टोटल आर्मी की वो तारीफें कर रहा था। अजीज दोस्तों देखें, अगेन लंबी बहुत वीडियो हो जाती हैं, मेरे पास इतना कुछ होता है। देखें, जब बेनज़ीर भुट्टो ने कातिल कौन किताब 2002 में लिखा था कि मेरे दौरे हुकूमत में जनरल खालिद मकबूल को FBI ने जाली डॉलर्स के साथ पकड़ा था। खालिद उस वक्त वॉशिंगटन में मिलिट्री अटैची थे, यानी आप सोचें कि नकली डॉलर वॉशिंगटन में चला रहा था जनरल खालिद मकबूल। फिर ISI वाले मेरे पास आए कि बचा लीजिए वरना पाकिस्तान की बेइज्जती हो जाएगी, तो मैंने उसको बचा लिया। उसको मुशर्रफ ने आके नैब का चीफ बनाया और बाद में गवर्नर पंजाब बनाया। दूसरी स्टोरी ये है कि 2007 में बेनज़ीर भुट्टो के मरने पे $60 मिलियन है ना, वो एक जॉइंट अकाउंट था स्विट्जरलैंड में बैंक में, उसमें पड़े थे आसिफ अली जरदारी और बेनज़ीर भुट्टो के नाम पे। 2008 में पाकिस्तान की सरकार का केस था, वो मुशर्रफ ने वो केस किया था, लेकिन अबू धाबी में जो NRO दिया गया था ना, नेशनल रिकन्सिलिएशन ऑर्डिनेंस, उसमें मुशर्रफ और बेनज़ीर भुट्टो की डील में वो अकाउंट रिलीज कराने की बात हुई थी। लेकिन वो फिर 2008 में जब आसिफ जरदारी प्राइम मिनिस्टर अपनी पार्टी का लाता है और ख़ुद प्रेसिडेंट बनता है तो उसने वो केस ख़त्म किया, तो स्विट्ज़रलैंड ने वो $60 मिलियन रिलीज़ कर दिए। ये सारी चीज़ें आपके सामने हैं कि कौन फ़ायदा उठा रहा है। अजीज़ दोस्तों, और भी कई चीज़ें हैं मेरे पास। मैं रऊफ़ कलासरा साहब की एक वीडियो आपके सामने छोड़ के जा रहा हूँ, मज़ीद डिटेल्स आपको वहाँ से मिलेंगी। थैंक यू वेरी मच अजीज़ दोस्तों फॉर ऑल योर सपोर्ट। 2 किताबें बड़ी काइंडली कीप सपोर्ट। शकील साहब की तो बहुत एक बेसिक बुक है, बहुत पहले इन्होंने लिखी थी, बड़ी आला किताब है, दोस्त पब्लिशर ने छापी थी, बड़ी मेहनत की इन्होंने इस पर। 2 किताबें हैं सर जो इंतहाई क्रेडिबल लोगों की लिखी हुई हैं। हम चले उनको कंसल्ट कर लेते हैं कि वो क्या कहते हैं। यहाँ से तारक खोसा साहब DGFI है, वन ऑफ वेरी रिस्पेक्टेबल ऑफिसर। पाकिस्तान ने जो 2-3 बहुत अच्छे पुलिस ऑफिसर इंटेग्रिटी वाले पैदा किए हैं और काबिल और ईमानदार। लोग काबिल भी होते हैं तो ईमानदार नहीं होते, ईमानदार होते तो काबिल नहीं होते। ही वॉज ए रेयर ब्लेंड ऑफ बोथ एंड कम्पिटेंसी। आई हैव लॉट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर हिम। उन्होंने बुक लिखी द फॉल्टरिंग स्टेट, उसमें एक चैप्टर है, उसका नाम मिस्ट्री ऑफ बेनज़ीर भुट्टो। उन्होंने चैप्टर 1 लिखा है इस पर। इन्होंने इन्वेस्टिगेशन की हुई है बेनज़ीर भुट्टो साहबा की 2009 में, जब अभी क्योंकि उसके बाद FIA को भी दिया गया था, इसके पहले स्कॉटलैंड यार्ड है। अच्छा, स्कॉटलैंड यार्ड पे भी मैं आता हूँ थोड़ा, उसके हवाले से भी एक बुक है बड़ी मज़े की।
इसमें जो लिखते हैं बेनज़ीर भुट्टो वाले इनका कि उस वक्त मेरा ख्याल है शायद ये बलूचिस्तान में थे जब बेनज़ीर भुट्टो साहब यहाँ पे कत्ल हुई थी सारे। खैर वंस ही केम बैक ही वाज अपॉइंटेड इन पीपल्स पार्टी और एज DGFI। तो इन्होंने उस केस के जो कोल्ड स्टोरेज में पड़ा था इन्होंने निकाला उसको, इतना बड़ा एक असैसिनेशन हुई है, मैं DG हूँ तो मुझे कुछ करना चाहिए। इन्होंने राब्ते वगैरह शुरू किए, इन्वेस्टिगेशन जब की तो इन्होंने 3 जो बात ये कह रहे हैं, रहमान मलिक साहब को 3 नोटिस भेजे FIA ने। देन रहमान मलिक साहब वाज इंटीरियर मिनिस्टर कि आप सर क्योंकि साथ थे, सिक्योरिटी ऑफिसर थे उनके, बेनज़ीर भुट्टो साहब के ऑफिसर तो नहीं थे, जहाँ उनके CSO थे, मतलब स्टाफ ऑफिसर कह लें जो भी, तो आप रिकॉर्ड करवाएं कि हुआ क्या है। उस दिन तो आप भी साथ थे। रहमान मलिक साहब ने इनकार कर दिया, वो नहीं इनके सामने पेश हुए, FIA को रिकॉर्ड बयान उन्होंने नहीं किया। जब उनको चौथी दफ़ा किया तो रहमान मलिक साहब ने इनको मिनिस्टर इनकलेब में अपने घर बुलवा लिया, इनको तारिक खोसर साहब को, कि मुझे ब्रीफिंग दें बेनज़ीर भुट्टो साहब के केस पे कि क्या हुआ है अब तक। इन्होंने उनको ब्रीफिंग दी और इसमें इन्होंने इंकशाफ किया। इन्होंने कहा जनाब हमारे कोई 3 हमने टीमें हमने तश्कील दी हैं, 2 बैरून मुल्क जा रही हैं और हमारे कुछ बैरून मुल्क को लोगों से, एजेंसी से राब्ते हुए हैं। बात उन्होंने कहा हमारे पास कुछ एविडेंसेज हैं, वी विल शेयर विद यू कि बेनज़ीर भुट्टो को ये जो प्लान बना है, साजिश है, किसने कत्ल करे। 2 टीमें हम बाहर भेज रहे हैं, एक हम अकोड़ा खटक भेज रहे हैं टीम कि वो जहाँ के पता करे कैसे थे, किधर थे, कौन कौन लोग थे, किसने फैसिलिटेट के, बुला कहते ये हमने ब्रीफ किया उनको। कहते अगले दिन जब मैं दफ्तर पहुंचा तो मेरी टेबल पे मेरे ट्रांसफ़र आर्डर्स पड़े हुए थे। अच्छा, ये उनकी किताब को मैं हवाला दे रहा हूँ, आप उसको चैप्टर देख लीजिएगा कि उनको वहाँ से ट्रांसफ़र करके उन्होंने इनको जनाब वो कर दिया, यहाँ पे आपको याद होगा सेक्रेटरी नार्कोटिक्स उन्होंने लगा दिया। सो वहाँ से ट्रांसफ़र हो गए ये। अब इसके बाद आप खुद ही अंदाज़े लगा सकते हैं कि जनाब जो बंदा ये, और वो कहते हैं कि हम बड़े करीब पहुँच चुके थे, ये तारिक खोसर साहब के अल्फाज हैं कि हम बड़े करीब पहुँच चुके थे बेनज़ीर भुट्टो साहबा की मिस्ट्री जो है, ये साजिश थी जो भी थी, इसको पीछे एक्सप्लोर करने के लिए। एक मेरा ख्याल दुबई उन्होंने टीम भेजनी थी, दूसरे का मुझे याद नहीं आ रहा कि उन्होंने किसका लिखा था, लेकिन ये अगर ये ममालिक थे जिन्होंने किया था। बल्कि आपको याद होगा हामिद कारज़ई साहब जो हैं, जब उनकी बेनज़ीर भुट्टो साहबा से एक दिन पहले मुलाकात हुई थी या उसी दिन ही हुई थी, सुबह को मेरा ख्याल उसी दिन हुई थी, उन्होंने भी इनको वार्न किया था कि कुछ हमारे पास भी कोई इतलात हैं कि आप पे अटैक हो सकता है। बल्कि आपको याद हो हामिद मीर साहब ने इस बात का इंकशाफ किया था अपने कॉलम्स में कि उस वक्त के जो DGIS थे नदीम ताज साहब, वो बेनज़ीर भुट्टो साहब से जाके उनके F8 के घर में मिले थे कि मैम आप अभी लियाकत बाग ना जाएं, आप पे अटैक का खतरा है। अब उनको ISI भी वार्न कर रही है कि उनके पास भी तो इन्फॉर्मेशन होगी। मैं ये ज़्यादातर समझता हूँ अच्छा बेनज़ीर भुट्टो समझिए कि शायद मुझे डराने की कोशिश कर रहे हैं, मुझे इन्होंने जनरल मुशर्रफ को इनको भेजा होगा कि मैं ना जाऊँ, उन्होंने ये समझा होगा। अब एक और किताब है, यहाँ पे रुक जाते हैं। अगली जो है वाजिद उनकी शमसुल हसन साहब की बुक है, वेरी क्लोज टू बेनज़ीर भुट्टो साहब, हम सबको पता है। उन्होंने जो इंकशाफात किए वो मज़ीद बड़े खौफनाक हैं। उन्होंने लिखा अपनी डेथ से पहले लिखी, जो बाद में छपी उनकी किताब, वो ये कहते हैं कि जब स्कॉटलैंड यार्ड की फाइंडिंग गई, जिसके जैसे शकील साहब कह रहे थे कि एक ही काम था कि बेनज़ीर भुट्टो साहबा को कत्ल कैसे किया गया, नॉट हु मतलब किल्ड हर, ये नहीं था उनका मैंडेट। जो उन्होंने बाद में स्कॉटलैंड यार्ड निकालेंगे, स्कॉटलैंड यार्ड को इनकार कर देना चाहिए था। भाई साहब हमने आपको आके क्या बताना है। 3 चीज़ें थी कि बेनज़ीर भुट्टो जो हैं वो बम ब्लास्ट से कत्ल हुई हैं, वो जनाब ये पिस्तौल से कत्ल हुई हैं या लीवर से कत्ल हुई। भाई ये कौन सी वही वाली बात शकील साहब कह रहे थे, कौन सी फाइंडिंग है। भाई हो गई है बेचारी, शी हैज़ बीन असैसिनेटेड। अब हर कोई ये जानना चाहता है कि इनको कत्ल किसने किया है। स्कॉटलैंड यार्ड को लाने का बुलाने का क्या फ़ायदा था। इवन अगर देखा UN को क्या फ़ायदा था अगर आप कातिल की आइडेंटिफिकेशन नहीं कर सकते। वो ये लिखते हैं जब ये रिपोर्ट है स्कॉटलैंड यार्ड की, तो उनको BBC या स्काई वालों ने